Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिडबर्ग फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिफरेंट सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने देखा था कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमारे पास 5 सीरीज़ आती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। आज भी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इन द रिडबर्ग इक्वेशन अ स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू 5। आपको 2 एनर्जी लेवल्स की वैल्यू दे रखी है। पहले एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है वो 3 है और दूसरे एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है वो 5 है। आप लोगों से क्या कहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन। आपको पता ही है रिडबर्ग का फॉर्मूला जो होता है वहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। एक बार वेवलेंथ आ जाएगी आप लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। आप सभी को फॉर्मूला पता ही है, लैम्डा क्या होता है, c/ν, है ना। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, c/λ। तो आप पहले लैम्डा पता करिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल आएगी। फिर है, टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज does this line belongs। मतलब आपको बताना है लाइमन है, बाल्मर सीरीज है, पास्चन है, कौन सी सीरीज से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन फॉल। आप जब लैम्डा पता कर लोगे तो आप ये भी बता सकते हो कि ये किस रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ का निकालने का क्या फॉर्मूला था, रिडबर्ग इक्वेशन क्या थी, 1/λ इज इक्वल टू 109,677 इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 109,677, n1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिए, देखिए कितना आएगा। कटेगा तो है नहीं ये, तो सीधा मल्टीप्लाई करके मैं देख रही हूँ, 225, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, 225, 25 में से 9 गए, 16 बचे, 16/225 ही आ गया है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और ये किसके बराबर चल रहा था, 1/λ के, यानी कि आपके सेंटीमीटर इन्वर्स में जो थी वो वैल्यू आ रही थी। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 225 ऊपर डिवाइडेड बाय 109,677 इंटू में 16 और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 12.82 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे नैनोमीटर में, ठीक है। लैम्डा को हम नैनोमीटर में देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसको यहाँ ले आइए। क्या बन जाएगा ये, 10⁻⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करूँगी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया 10⁻⁻5 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो गया 12.82 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। अब ये जो पॉइंट है इसका भी मैं 10 हटा रही हूँ, 12.82 को मैं लिख रही हूँ 1282। छोटे को बड़े में चेंज किया, पावर नेगेटिव में जाएगी, 2 डिजिट का गैप आ रहा है, तो यानी कि इंटू में 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1282 इंटू में 10⁻⁻9 मीटर। आप सभी को पता है कि 1 नैनोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना होता है तो -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, नैनोमीटर।
तो मेरा क्या आ गया 1282 नैनोमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, वेवलेंथ आ गई। अब आपकी वेवलेंथ आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, सी की वैल्यू को यहाँ पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉल्व करिए। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, ये जो मैंने 1282 निकाला है ये नैनोमीटर में निकाला है, और ये वाली जो वैल्यू होती है मीटर सेकंड में होती है। तो नीचे भी आपको मीटर से मीटर कैंसिल करने के लिए मीटर वाली वैल्यू को पुट करना है। तो ये आपका आएगा -9 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, आपका जो आंसर है वो सेकेंड इनवर्स में आएगा। ठीक है, 10 की पावर को सॉल्व कर लेना। तो ये आपका जो आंसर है वो 2.8 कुछ इंटू में 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स आएगा। करेक्ट वैल्यू देख लेना, मैंने राउंड ऑफ लिखा है कि 2 पॉइंट में कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज से ये लाइन बिलोंग कर रही है। N1 की वैल्यू देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर N1 की वैल्यू 3 होती है तो वो कौन सी होती है, बताइए कौन सी होती है। ये रहेगी आपकी पास्चन। क्या रहेगी, पास्चन सीरीज। याद है कि भूल गए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो ये न्यूक्लियस है, ये N की वैल्यू 1, ये N की वैल्यू 2, ये N की वैल्यू 3। जब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस टाइम जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, बाल्मर। और जब थर्ड में आता है तो जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, पास्चन। ऐसे ब्रैकेट पोफिन था ना, भूल गए, याद रखो इसको। ठीक है, तो N की वैल्यू 3 है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पास्चन सीरीज। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन फॉल। अब आपको सबसे पहले जो नोट करना है वो क्या नोट करना है, इसके लैम्डा की वैल्यू। क्या नोट करना है, लैम्डा की वैल्यू। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हमने बनाया था, इसको लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो। हाँ, तो जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया था, अगर किसी को पूरा स्पेक्ट्रम भी नहीं याद है, आपको इतना तो याद है कि यूवी होता है, फिर उसके बाद बीच में विजिबल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होता है, IR रीजन होता है। और विजिबल जो है, विबग्योर में जो स्प्लिट होता है वो किससे किस में स्प्लिट होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो 700 से तो ज़्यादा ही आ रही है, तो वो उससे नेक्स्ट रीजन में फॉल करेगा। और उससे नेक्स्ट रीजन हमारा कौन सा होता है, इंफ्रा रेड रीजन। ये मैंने आपको एक तरीके से प्रिडिक्ट करना बताया कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि विजिबल के बाद वाले जो रीजन है उसमें से ही ये कहीं पे लाई करेगा। अब 1200 जो है वो कहाँ लाई करता है, वो इंफ्रारेड में लाई करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है, एमिशन ट्रांजिशन इन द पास्चन सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। आपको पास्चन सीरीज बता दिया तो आपको वैसे भी पता है कि जो N1 की वैल्यू है वो 3 रहेगी। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑर्बिट n, कह रहे किसी ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहा है और उस ऑर्बिट को बोला है n। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी। फिर इन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, n की आपको वैल्यू निकालनी है, इस n की वैल्यू निकालनी है। इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्टेन्ड एट 1285 नैनोमीटर, आप लोगों को वेवलेंथ की वैल्यू दे दी 1285 नैनोमीटर। फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, आपसे कहा है कि रीजन बताइए स्पेक्ट्रम का क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, c बाय लैम्डा। c जो है आप सभी को पता है वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है नैनोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 1285 × 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आएगा 1285 × 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कट गया
9 को ऊपर ले जाइए, माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो 8 और 9 कितना हो गया 17। इसको सॉल्व करिए, आपका जो आंसर है देखिए कितना आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 12.33 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। आपकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.33 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अब आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पुट करेंगे 2.33 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15। हर्ट्ज का मतलब भी क्या होता है सेकेंड इनवर्स, 3 का स्क्वायर 9 माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट ही जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। और ये आपका इधर है 1/9 माइनस में 1/n का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, n स्क्वायर को यहाँ ले आइए, उसको वहाँ ले जाइए, तो ये आपका बन जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 0.0708। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा 1/n स्क्वायर, इसका एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 को डिवाइड किया 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस में मल्टीप्लाई करिए इसको 9 से, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 0.5672। 1 में से माइनस करिए इसको, देखिए 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 3, 4। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.4328। 0.4328 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो हुआ 4 और 3 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.04808। तो ये आपका आ रहा है डिवाइड करके 0.04808 डिवाइड करने के बाद अब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.04808। तो अब इतनी बड़ा नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसको राउंड ऑफ हम कर रहे हैं 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.050। इससे करते हैं डिवाइड, देखिए कितना आ रहा है, पॉइंट हटाया 3 0 आई, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर है ना, मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया तो एग्जैक्टली 24 आ रहा है, बट अगर आप 0.04808 से करोगे तो 24 पॉइंट आपका कुछ आएगा आंसर, 3454 जो भी है आप देख लेना कितना आ रहा है एग्जैक्टली। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 24 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं इसको 25 लिख रही हूँ। और जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, n की वैल्यू 5। ठीक है, तो आपके n की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन में यही था कि n की वैल्यू 5 आपको बताना है और आपसे कहा था कि फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, आपको स्पेक्ट्रम बताना है कि किस रीजन में ये फॉल कर रहा है। तो आप देखिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1285 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप इसको नैनोमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आता है 1285 नैनोमीटर। तो कौन से रीजन में ये लाई करेगा, इंफ्रारेड IR रीजन में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल देखे। अब ध्यान से सुनिए,
हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रिडबर्ग इक्वेशन थी या रिडबर्ग फॉर्मूला था, ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा के लिए दिया गया था। तो जो हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसके लिए इन्होंने जो रिडबर्ग इक्वेशन दी थी वो क्या दी थी? वो दी थी इन्होंने 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये दिया था। बट ये उसके लिए था जब हम सिर्फ बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की। उसके बाद क्या हुआ, और भी एटम्स के स्पेक्ट्रम जो थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो थे वो निकाले गए, वो स्टडी किए गए। बट उनमें कॉमन बात ये थी कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 1 थे। मतलब कि हमने ऐसे आयंस लिए जो कैसे थे, हाइड्रोजन लाइक थे, हाइड्रोजन एटम लाइक थे। आप सभी को पता है हाइड्रोजन एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो हमने आयंस ऐसे लिए जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+, समझ रहे हो, इस तरीके के। तो इन हाइड्रोजन लाइक, जो हाइड्रोजन एटम लाइक जो आयंस थे, उनके लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया और वो क्या बना, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू में z का स्क्वायर। z का स्क्वायर क्या है? z का जो z जो होता है ये हमें न्यूक्लियर चार्ज बताता है, विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या रहेगी? 2। लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, तो z की वैल्यू क्या रहेगी? 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए इस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहा है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum। कह रहे हैं कि हीलियम एटम जो है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे न्यूक्लियस है और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जब हीलियम प्लस एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd शेल में आ रहा है और उस टाइम जब वो लाइट एमिट कर रहा है और उस लाइट को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारी जो वेवलेंथ आ रही है, कुछ वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है x, कुछ आ रही है। तो कह रहे हैं कि हम अगर सेम चीज़ हाइड्रोजन एटम में कराना चाहते हैं, हम अगर चाह रहे हैं कि हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो x ही आए, जो यहाँ पे आई है वेवलेंथ की वैल्यू, वही वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे भी आए, तो बताओ ट्रांजिशन कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में होगी। समझ में आया? फिर से क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहे हैं कि हम क्या ट्रांजिशन कराएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू आ रही है वेवलेंथ की, वो सेम वेवलेंथ की वैल्यू कहाँ पे हो? जब बाल्मर ट्रांजिशन हो रही है हीलियम आयन के अंदर। क्लियर है? क्वेश्चन आया सभी को समझ में? तो आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है, बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए था। अब देखो, सबसे पहले हीलियम आयन को पकड़ेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/n1 का स्क्वायर अपॉन में 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास हीलियम आयन है तो हम z स्क्वायर भी लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो 109 को चाहो तो r लिख सकते हो, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो इसको तो वैसे भी कटना है। ठीक है, n1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर n1 जो है वो छोटा होता है क्योंकि बाहर से अंदर आता है ना इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जो आपके n1 की वैल्यू है वो क्या होगी? छोटी। 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम 2, तो 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको सॉल्व करो, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 16, आर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4r इंटू में 3/16, इससे काट दो इसको, 4 चौक 16, तो ये आ गया आपका 3/4r, ये आ गया 1/λ। हीलियम के लिए क्या आ गया, हीलियम आयन के लिए 1/λ की वैल्यू 3/4 इंटू में r। अब सेम आपको हाइड्रोजन के लिए देखना है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए भी ये रहेगा 1/λ इंटू में r अपॉन 1 n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, हटा दिया, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें वेवलेंथ सेम लानी है। अगर वेवलेंथ सेम है तो 1/λ से तो 1/λ वैसे ही कट गया, r से r वैसे ही कट गया, तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई 3/4 के। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर बराबर है 3/4 के। तो अब आप वो होता है ना छोटी क्लासेस में सीखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो कि 3/4 कैसे आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है तो आप वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो। 3/4, 3/4 सबको पता है कि 1 में से अगर 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा, होता है ना। 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 होगा, ये सबको पता है। तो यहाँ पे अगर आप n1 की वैल्यू रखते हो, देखो 1 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू रखते हो आप 2 का स्क्वायर, 1 में से 1/4 गया, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से आपके जो n1 की वैल्यू है वो क्या आई 1, और n2 की वैल्यू जो है वो क्या आई 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हीलियम एटम ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी अगर ट्रांजिशन 4th से 2nd में हो रही है तो जो वेवलेंथ आप ऑब्टेन कर रहे हो वही वेवलेंथ आपको हाइड्रोजन एटम में भी मिल सकती है अगर आप हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन कहाँ करा रहे हो 2nd शेल से 1st शेल में। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो आप लोग रदरफोर्ड मॉडल को रिवाइज भी कर लेना कि भाई रदरफोर्ड मॉडल की पोस्टुलेट्स क्या थी, पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाके देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था उसकी क्या पोस्टुलेट्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल की, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।